वेलकम दोस्तों। आज लेके आई हूँ भूल भुलैया 3 का एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन सुननी है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कैसी लग रही है हमारी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है रक्ता घाट 1824 में, जहाँ पर हम किसी लेडी को मेरे ढोलना सॉन्ग पर नाचते हुए देखते हैं कि तभी महाराजा आकर उस लेडी को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए ले जाते हैं और जिंदा जला देते हैं। जिंदा जलाने वाले ने एक मास्क भी लगाया था। हम देखते हैं अस्थियों से आत्मा प्रकट होती है और उसी मास्क से वो अपना चेहरा छुपाकर सबसे पहले उस सैनिक को मारता है जिसने उसको जलाया था। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर हम गुरु बाबा यानी कि रोहन को देखते हैं। उसका एक असिस्टेंट है टिल्लू यानी कि छोटे मियाँ, जिसके साथ मिलकर वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, भूत को भगाकर और बदले में उनसे पैसे लेता है। एक राजघराने का व्यक्ति रोहन को बुलाता है कि उनके जीजाजी यानी कि राजा साहब की बेटी मीरा 1 साल पहले ख़त्म हो गई थी और उसी की आत्मा से बात करनी है। रोहन ऐसा ही करता है। उसको लग रहा था कि वो उनको भी लूट लेगा, लेकिन इस बार सच में उसके सामने उसकी आत्मा आ जाती है जिससे कि वो डर जाता है। दरअसल ये सब मीरा और उसके मामा ने रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि ये सब झूठ था। वो लोग देखना चाहते थे कि रूह बाबा फ्रॉड है या फिर नहीं, लेकिन वो फिर भी उसको माफ़ करते हैं और अपने साथ रक्ता घाट चलने के लिए कहते हैं, जिसके बदले उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और बस रोहन, मीरा और उसके मामा जी ट्रेन में बैठकर रक्ता घाट निकल पड़े। अब रक्ता घाट आते ही हर कोई रोहन को घूरे जा रहा था। अब जो राजा साहब का परिवार है वो डर की वजह से महल के बाहर अस्तबल में ही रह रहा था, क्योंकि महल के अंदर मंजुलिका नाम की भूतनी थी। राजा साहब, उनकी बीबी, उसकी छोटी बहन, छोटा भाई और राजा का बॉडीगार्ड फौलाद सिंह समेत सभी काफी गरीबी में जी रहे थे। मीरा और उसके मामा रोहन को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे ताकि वो भूत प्रेत दूर कर सके और महल को वो बेच सके। अब यहाँ पर रोहन की मुलाकात होती है पुरोहित जी से, जो कि रोहन को देखते ही राजकुमार कहने लगते हैं। अब महल के अंदर आते ही रोहन के साथ काफ़ी सारी हॉन्टिंग जैसी चीज़ें होने लगती हैं। पुरोहित जी रक्ताघाट का पास्ट उसको बताते हैं। असल में सालों पहले यहाँ जो एक महाराज थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था। मंजुलिका गाने, नाचने और शास्त्र कला में A+ थी। मंजुलिका को लगा कि राजा की गद्दी उसकी होगी, लेकिन कुछ समय के बाद राजा को एक दासी से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम राजकुमार देवेंद्र नाथ रखा गया था। मंजुलिका अपने भाई से नफरत करती थी और ये नफरत उस दिन आसमान छू गई जब राजा ने देवेंद्र को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और ऐसी भविष्यवाणी पूर्वजों ने करी थी कि दुर्गाष्टमी के दिन ही राजा के खानदान का कोई पूर्व जन्म लेकर मंजुलिका को रोक सकता है, लेकिन तब तक ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए। सिर्फ दुर्गाष्टमी के दिन ही रोहन दरवाजे को खोलकर मंजुलिका को खत्म कर सकता है। अब रोहन खुश हो जाता है कि वो राजकुमार है। रात को सभी गांव वालों से वो मिलता है, तभी अचानक से एंट्री होती है छोटे पंडित जगन्नाथ शास्त्री, बड़े पंडित और उसकी बीवी पंडिताइन की, जो कि सबको बोलते हैं कि रोहन फ्रॉड है। लेकिन रोहन उनको महल के अंदर काम करवाने लगता है। गांव वाले राजा को उधार देना शुरू कर देते हैं, जिससे खाना खाएंगे और महल को रिनोवेट करवाएंगे। अब रिनोवेशन के लिए मीरा ने बुलाया थे कौशिक जी को, लेकिन वहां पर मल्लिका आती है। मल्लिका कहती है कि कौशिक जी लंबी छुट्टी पर गए हैं, जिसके बदले मैं यहाँ पर आई हूँ। अब रात में रोहन को एक डरावना सपना आता है और उसके साइड में एक खिड़की के पास मल्लिका खड़ी हुई थी, जिसके बाद मल्लिका मंजुलिका के सारे हथियारों को बड़े ध्यान से छू रही होती है। अब रात में फिर से रोहन को रेडियो से सुनाई देता है कि वो इस महल से चला जाए। काली बिल्ली उस पर हमला करती है, जिससे कि वो काफ़ी डर गया था। कि तभी देवेंद्र नाथ की पेंटिंग भी जलती है, जिससे कि सभी शॉक्ड हो गए थे। लेकिन मल्लिका बोलती है, पेंटिंग ही तो है, इसके ऊपर इतना डरना क्या है। अब अगले दिन टिल्लू रोहन के पास आ जाता है, ये बताते हुए कि कैसे शहर में उनका भंडा फूट चुका है। एसीपी राठौड़ उनके पीछे हैं। अब ना वो महल छोड़ सकते हैं, ना ही शहर जा सकते हैं,
क्योंकि अगर महल छोड़ा तो उनका वीडियो वायरल हो जाएगा, जिसके चलते वो कहीं पर भी नहीं जा सकते। अब तो मीरा के भाई को पैसे देकर रोहन उसका फ़ोन मंगवाता है, जिसके अंदर मीरा ने रोहन की कई सारी फ़ोटोज़ ली हुई थी, मीनिंग कि वो रोहन को पसंद करती थी। बस दोनों में प्यार हो जाता है। रोहन काफ़ी खुश था। एक दिन रोहन की नज़र एक लड़की की पेंटिंग में पड़ती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल मीरा से मिल रही थी, जो कि देवेंद्र की पत्नी मधुलिका थी। अब मंजुलिका वाले कमरे का भैरव कवच टूटा हुआ था। मंजुलिका उनको डरा के चले जाने को कहती है, लेकिन तभी मल्लिका वहां पर आती है और एक थप्पड़ में सारा सच बाहर आ जाता है। असल में ये सब छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी बीबी कर रहे थे। वो बताते हैं कि वो खुद हल्दी घाटी के बहरूपिया हैं। असल में उनके वहां पर बहुत बारिश हुई थी, जिसके चलते सब डूब गया था। तो वो इस महल के अंदर आ गए। 2 साल से यहाँ पर मस्ती में रह रहे थे, लेकिन रोहन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और इसलिए वो उसको शुरुआत में पाखंडी बोल रहे थे। और ये बताते हैं कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तब ये ताला पहले से ही टूटा हुआ था। यानी जो हॉन्टिंग्स अभी तक हो रही थी वो ये तीनों ही कर रहे थे। पर अब आसपास सभी को ये मैसेज जाना जरूरी था कि यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली बोलते तो उनके पूर्वज गलत हो जाते, इसलिए रोहन यहाँ पर एक यज्ञ करके गेट को दुर्गाष्टमी से पहले ही खोलने की सलाह देता है। यहाँ पर खाली नाटक करना था, जिसके अंदर मल्लिका को मंजुलिका बनना था, जिसके लिए वो राजी हो जाती है। लेकिन मल्लिका बंगाली में रोहन से गुस्सा करने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब थी। हर जगह ये बात फैल गई थी कि महल बहुत मुक्त हो गया है, इसलिए महल को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग शहर से आने लगे थे। मल्लिका एक जगह पर कुछ रिनोवेशन का काम कर रही थी कि तभी वो दीवार गिर पड़ती है, जहाँ पर एक छिपा हुआ रास्ता था। नीचे एक दरवाजा था जिसके ऊपर भैरव कवच था। यानी कि एक महल के अंदर 2 दरवाजे। पुरोहित देखकर शॉक्ड हो गए थे। वो डोर को ना खोलने की चेतावनी देकर राजमहल के इतिहास को पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन रोहन डोर खोल लेता है। पुरोहित बताते हैं कि अनर्थ हो चुका है, क्योंकि राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, यानी कि मंजुलिका और अंजलिका। और सबसे शॉकिंग बात कि अंजलिका के बारे में पूरा इतिहास मिटा दिया गया था। उनके हिसाब से एक में अंजुलिका की आत्मा बंद थी और दूसरे में मंजुलिका की। अब पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम राजा साहब देवेंद्र और उसकी पत्नी को देखते हैं, जिनके सामने अंजुलिका और मंजुलिका डांस कर रही थी। जहां पर राजा खुश होता है, लेकिन राजगद्दी वो देवेंद्र को सौंप देता है, जिससे कि ये दोनों बहन गुस्सा हो जाती हैं। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा से महल को खरीदने आई थी। वो मंजुलिका के कमरे में रहना चाहती थी और जैसे ही वहां पर जाती हैं, हम देखते हैं कि वहां पर मल्लिका भी मौजूद थी। दोनों ही एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं और महल के सामने कौवे मरे पड़े थे, जिससे कि सभी शॉक्ड हो गए थे। पुरोहित कहते हैं कि मंजुलिका उनको देख रही है और अब रोहन ये उसको खत्म कर सकता है और उनको फिर से यज्ञ करना होगा, जिससे कि एक खास तेल उत्पन्न होगा। अगले दिन राजा सबको चिकन राइस की दावत देता है, लेकिन ये तो मरे हुए कौओं की बिरयानी थी, जो कि पिछली रात मरे गए थे। रोहन राजा की बीवी की आत्मा को अपने अंदर लाने की एक्टिंग करता है, जिससे कि राजा मीरा की शादी रोहन से करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मामा भी यहाँ पर काफ़ी खुश थे, इस रोहन दिल का तो अच्छा आदमी था। अब छोटा पंडित और पंडिताइन को एक पेंटिंग मिलती है। उसके ऊपर मंजुलिका की तस्वीर थी, जिसको वो मीरा को दिखाने वाले थे, लेकिन मल्लिका उसके ऊपर रेड पेंट करवा देती है, जिससे कि कोई देख ना पाए कि मंजुलिका थी कौन। लेकिन रीज़न किसी को भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही थी, और मीरा को उसके ऊपर पूरा शक होता है। अब मीरा के मामा जी रोहन को ट्रेडिशनल ड्रेसेस शादी के लिए दिखा रहे थे कि तभी ड्रेस में से एक हाथ निकलकर उसका गला पकड़ लेता है, जिससे डरकर तिल्लू, रोहन और मामा जी भाग जाते हैं। दूसरी तरफ महल के लिए 800 करोड़ कंपनी ऑफर करने को तैयार थी, लेकिन राजा कम कीमत समझकर चेक फाड़ देता है। फिर जब राजा को पता चलता है कि भूत नहीं गया है, तो रोने लग जाता है।
सबको रोहन की सच्चाई पता लग जाती है कि वो फ्रॉड है, लेकिन वो राजा को सजेस्ट करता है कि मंदिरा तो है और उसको तो महल बेच सकते हैं। वो यहाँ पर 1000 करोड़ देने को तैयार थी, लेकिन वो साइन खाली दुर्गाष्टमी के दिन ही करेगी। लेकिन अचानक से ही वहाँ पर विक्की खन्ना नाम का एक बिजनेसमैन आ जाता है, जो कि इंस्टेंटली डील करता है। लेकिन होता ये है कि रात को वही सेम आत्मा आकर विक्की खन्ना को मार डालती है। अब अगले दिन मीरा मल्लिका को महल के सिंहासन पर बैठी नजर आती है। सिंहासन उठा देती है, लेकिन जब कोई रोहन को बुलाने जाता है तो शॉकिंगली मल्लिका वहीं पर बैठी हुई थी। रोहन बताता है कि विक्की खन्ना अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही मंदिरा बहुत हंसने लगती है और मल्लिका भी वहां से उठकर चली जाती है। मीरा और रोहन सोच रहे थे कि इन दोनों में से कोई एक मंजुलिका है। रोहन उसी सीक्रेट रास्ते से होते हुए जा रहा था जहां पर मंदिरा और मल्लिका बैठी हुई थी। वो पूछते हैं कि तू जानना चाहता है ना कि असली मंजुलिका कौन है, और बस उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन ये सब बस उसका सपना था और उसके बगल में मीरा सो रही होती है। वो शॉक्ड हो जाता है, ये सब कब हुआ? लेकिन तभी मीरा उठती है और हंसती है और फिर से सो जाती है, जिससे कि रोहन बहुत ही ज़्यादा डर गया था, जिसके चल वो पूरी रात महल के बाहर ही काट देता है। रोहन भी अब डर के मारे मीरा को झूठ बोलकर यहाँ से निकल जाता है, भागता है, लेकिन वो वापस बार बार महल में आ जाता है। इनफैक्ट छोटा पंडित और पंडिताइन सेम करते हैं, वो भी अपने बालों के साथ भागने लगते हैं, लेकिन वो भी बार बार महल में आ जाते थे। और इसी बीच ट्रेजेडी भी हो जाती है कि छोटा पंडित पहाड़ी से नीचे गिर पड़ता है। पुरोहित जी ने वो स्पेशल तेल रेडी कर दिया था, और सबसे बड़ी बात कि पुरोहित जी को पहले से ही पता था कि रोहन लोगों को शहर में रूह बाबा बन के ठग रहा था। लेकिन उनको अभी भी उसके ऊपर भरोसा था। जिस तेल को मंजुलिका की आत्मा के ऊपर छिड़कना था, वो बड़ा पंडित और उसकी बीवी अपने सर में लगा लेते हैं। उसके बाद मीरा के साथ कुछ होता है। वो अजीब सी हरकत करती है और उसने सपना देखा था कि वो खुद को आग लगा रही है। रोहन भी साथ में था। अब किसी तरह से रोहन उसे होश में लेकर आता है। मीरा बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो लास्ट मंदिरा के साथ थी और बस अब गुस्से में आकर वो मंदिरा पे गुस्सा करने लगती कि तभी वहाँ अचानक से मल्लिका मंदिरा को उठाकर ऊपर ले जाती है और नीचे पटक देती है कि वही मंजुलिका है, जो कि अब रोहन को मारने वाली थी। कि तभी उसने वो तेल वहीं पर डालकर आग लगा दी, जिससे कि वो बच गया। कि तभी अचानक से मंदिरा हंसने लगती है कि वही असली मंजुलिका है और उसने गलत बहन को जला दिया है, जो पेंटिंग लाल रंग से ढकी गई थी। आपको याद होगा, उसको शहर में रिस्टोर होने के लिए भेजा गया था, जिसका फोटो फोन पर आया था, जहां पर मंजुलिका मल्लिका ही थी। तभी टूटा हुआ पंडित बचते बचाते यहाँ पर आया था, जिसको मार पीट कर मंदिरा ठीक करती है। रोहन उस पर भी तेल डाल देता है, लेकिन मल्लिका उसको रोकती है। अब राज पर से पर्दा उठेगा। असल में मल्लिका और मंदिरा तो इंसान हैं। इनके अंदर एक आत्मा रह रही थी, जो कि उस रात दरवाजा टूटने से आजाद हुई, जो कि और कोई नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी। जी हाँ, रियलिटी में हुआ यूँ था कि देवेंद्र नाथ हमेशा से एक लड़के के रूप में लड़की थी। एक रात को उसकी दोनों बहनों ने उसे पकड़ लिया था कि वही रात को नाचते हुए गाती है। इतने में मंजुलिका जो है वो सीधा अपने पिता को बुलाती है कि देखो, जिस बेटे को चुना गया था वो तो मर्द है ही नहीं। और बस फिर क्या था, वही स्टार्टिंग वाला सीन आता है, जहाँ पर एक लड़की को थप्पड़ मारा गया था, लेकिन वो लड़की नहीं था, बल्कि वो देवेंद्र नाथ था, जिसको जिंदा जला दिया गया था। यानी कि यहाँ पर मंजुलिका कभी थी ही नहीं। लेकिन एक राजा के लिए काफ़ी बेइज्जती वाली बात हो चुकी थी, जिसके चलते उसने अपनी बेटियों को राज्य से निकाल दिया था कि उन्होंने गद्दी के लालच में अपने ही भाई की बेइज्जती करवा दी, जिसके चलते राजा को ये कदम उठाना पड़ा। शायद उसकी बीवी ने
खुद को आग लगाई होगी। तभी मीरा को ऐसा सपना आया था। अब देवेंद्र नाथ की आत्मा ने अपने पिता और बाकी सैनिकों को मार दिया था, लेकिन पुरोहित जी ने पंडितों के साथ मिलकर उसको अंदर बंद कर दिया था। एक सेम दरवाजा बनवाया था ताकि असली देवेंद्र तक कोई पहुंच ना पाए। बात रही अंजलिका के बारे में, तो राजा के परिवार से उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था, सजा के रूप में। सब जगह इनफैक्ट ये कहानी फैलाई गई थी कि देवेंद्र को मंजुलिका ने मारा है, जबकि असली आत्मा तो देवेंद्र की थी, ताकि राजा की बदनामी ना हो। और पुरोहित जी ये कहते हैं कि असल में अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म मंदिरा और मलिका के रूप में है, ना कि रोहन का पुनर्जन्म हुआ है। और शुरुआत से ही मंदिरा और मलिका के अंदर देवेंद्र की आत्मा आ रही थी। शुरू में दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा था, वो भी देवेंद्र ने करवाया था। वो मार सकता था, लेकिन उसने उनको तड़पाना चाहा। यानी जो देवेंद्र की आत्मा थी जब से वो आज़ाद हुआ था, यानी जब वो डोर खुला था, उसके बाद से ही जो कोई भी हॉन्टिंग महल के अंदर हुई थी वो सब देवेंद्र ने करवाई थी, ताकि वो अपना बदला ले सके। देवेंद्र बहुत मासूम था। उसने अपनी बहनों पर भरोसा किया था, उनसे प्यार भी करता था। मलिका और मंदिरा माफ़ी मांगती है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। वो चाहे तो उनको मार दे। देवेंद्र हमेशा से चाहता था कि उसको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले। उसके आंसुओं के साथ ही उसका गुस्सा बाहर हो जाता था और फिर उसे बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मलिका ने कौशिक को मारा नहीं था, वो सच में छुट्टी पर गया था और उसको बचपन से ही महल के सपने आया करते थे एंड इवेंचुअली वो यहाँ पर आ गई। और फिर मंदिरा बताती है कि उसका तो असली नाम मंदिरा है ही नहीं, वो किसी और के काम से यहाँ पर आई थी, लेकिन महल में आते ही उसको होश खो गया, क्योंकि यहाँ से उसका पास्ट जुड़ा हुआ था, यानी उसकी पुनर्जन्म हुआ था। उसका रियल नेम एसीपी राठौर है, जो कि रोहन को पकड़ने आई थी, पर अब वो उसे नहीं पकड़ती है। इसी के साथ भूल भुलैया 3 मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।